सर, एक कवि होने के नाते, एक साहित्यकार होने के नाते आपके दिल में कितना साल था इस बात का दर्द कि मोहिउद्दीन नगर में जैसा विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ नहीं? जैसे कि अभी भारतप्राइम.com के जो संपादक हैं वीके जी ने भी बताया था कि अभी हमारा जो जेटीए कॉलेज है, उनके शब्दों में उन्होंने बोला था वहाँ तो वो तो बंद पड़ा हुआ है। मोहिउद्दीन नगर का जैसा गौरवशाली अतीत रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, अभी के संदर्भ में देखा जाए तो उस तरह की पढ़ाई का स्तर नहीं है, जबकि संसाधन के मामले में किसी चीज़ से कम नहीं है। रोड की स्थिति देखी जाए तो वो भी तो कितना दुख देता है, कितना मतलब कराह उठता है आपका दिल इन सब चीज़ों के प्रति। रोड नहीं, देखा जाए तो उतनी अच्छी रोड तो नहीं ही है। शिक्षा की व्यवस्था भी उस ज़माने में जो विद्वान शिक्षक हुआ करते थे या फिर हमारे नौनिहाल जो पढ़ते भी थे, तो उस समय जो पढ़ाई की सार्थकता उनमें होती थी या फिर कुछ करने की जो जिजीविषा होती थी, उसमें उत्तरोत्तर धीरे धीरे एक ह्रास ही हुआ है। और शिक्षा का आलम तो ये है कि भाई आप कॉलेज में जाके देख लीजिए तो वहाँ आप देखें तो जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं शायद उनको बैठने के लिए उनका एक कक्ष तक नहीं है, जबकि दूर से देखने से लगता है कि अरे वाह कितना बड़ा प्रांगण है, ये है वो है। तो ये इन सब चीज़ों पे आपके विचार और क्या कुछ किया जा सकता है, दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर तो निश्चित रूप से थोड़ा कमज़ोर हुआ है, लेकिन उसमें अब देखिए कि परिवर्तन है। आपको शायद जानकारी हो या नहीं हो, इस क्षेत्र में जो कॉलेज, पहला कॉलेज मोहिउद्दीन नगर में जो खुला, उसके खुलवाने में, उसके लिए प्रारंभिक सारी चीज़ों में मेरी एक बड़ी भूमिका रही। ज़मीन दान में लेने से लेकर के और उसके भवन बनाने से लेकर, और मैं उसका प्रभारी प्राचार्य भी रहा 4 साल केएसएस कॉलेज का। उस समय आपको मैं बताऊं कि केएसएस कृष्णदेव शोभालाल सिंह कॉलेज का जब मैं प्रभारी प्राचार्य था तो वहाँ नियमित वर्ग चलते थे, और जबकि वो बहुत दूर था बाज़ार से, इसके बाद भी बाज़ार के छात्र, देहात के छात्र छात्राएँ, चाहे वो यादव परिवार की हों, चाहे वो राजपूत परिवार के हों, चाहे वो मुस्लिम परिवार के हों, चाहे वो व्यवसायी परिवार के हों, सभी आते थे और पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। इसी तरीके से उस समय जेटीए कॉलेज बहुत पीछे था। जेटीए कॉलेज दरअसल सुल्तानपुर में खोला गया था, अनुगुण बाबू ने इसे खोला था, लेकिन सुल्तानपुर में सारा कुछ कटने के बाद जेटीए सुल्तानपुर से यहाँ आ गया है। तो यहाँ पहले से एक कॉलेज तो था, लेकिन और आरबीएस कॉलेज उससे भी पहले से था, राम बहादुर बाबू के दी गई ज़मीन पे। तो इस तरह से इस क्षेत्र में 3 कॉलेज हो गए। मोहिउद्दीन नगर उच्च विद्यालय जिसकी स्थापना 1938 में हुई, और उसके मैंने जैसा कहा कि मेरे फाउंडर टीचर मेरे पिता थे। इतना अच्छा स्कूल था, मैं उसी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। यहीं पढ़ के मैंने टॉप किया, यहीं पढ़ के मैंने सारे देश विदेश में सारा कुछ किया है, और सब ठीक रहा। इस स्कूल से लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, वो सब है। लेकिन वो माहौल अब थोड़ा सा ख़त्म हो गया, और उसमें मैं बड़े खुले दिल में कहता हूँ कि ये जो कोचिंग संस्थान चले, वो जो कुकुरमुत्ते की तरह से कोचिंग संस्थान उगाए हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है, पढ़ाई वढ़ाई से बहुत ज़्यादा उनका संबंध नहीं रहता है, तो उन्होंने भी शिक्षा के स्तर को थोड़ा सा गिराने में योगदान उनका तो है ही, लेकिन बढ़ाने में भी है। बढ़ाने में अब उनके यहाँ 2 तरह के छात्र होते हैं। एक छात्र तो वो होते हैं जो सचमुच पढ़ने के लिए जाते हैं, वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, और कुछ छात्र जो होते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि तुम आओ, आराम से, लड़के लड़कियां हैं, नई उम्र है, खूब मजे लो, हंसो, गाओ, चले जाओ। उन पर कोई प्रतिबंध तो है नहीं कि वो पास करें या फेल करें। और कुछ कोचिंग संस्थान सुनने में आया है कि यहाँ तक कह देते हैं कि अरे तुम यहाँ आओ, वहाँ तो पास हम करवा ही देंगे, वहाँ से परीक्षा करवा ही देंगे। तो उनको भी लगता है कि चलो हम हंसते खेलते ज़िंदगी का मजा लेते हुए बिन पढ़े भी डिग्री ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये स्थिति है। हालांकि सरकार इस पर कटिबद्ध है, सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। तो शिक्षा का स्तर तो गिरा, और शिक्षा के स्तर में मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि अभी जो वर्तमान में शिक्षक भी आए हैं, शिक्षकों के चुनाव और जो पाठ्यक्रम निर्धारण, इन दोनों में बड़ा अंतर है। आज के पाठ्यक्रम में 5वां 7वां के मैथ और 5वां 7वां के विषय को लोग नहीं पढ़ा पाते हैं, पुराने शिक्षक वाले, उनकी डिग्री कुछ हो, क्योंकि वो अपडेट नहीं है। और ऐसे शिक्षकों के भी यहाँ भरमार है, यही नहीं पूरे राज्य भर की बात मैं कहता हूँ कि कुछ तो ऐसे हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमको सैलरी मिलता है, पढ़ाने कहेंगे पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ाने कहेंगे नहीं पढ़ाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनको पढ़ाने आता ही नहीं है, या नहीं तो वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पढ़ाई हो,
क्योंकि उनकी पोल खुलेगी। तो वो जो पढ़ाने वाला है उसकी भी टांग खींचते हैं कि अरे तोरे पढ़ा लेने से कोई विद्वान हो जाता है, चला ना बैठा ना। तो ये जो स्थितियां हो गई हैं ये बड़ी विकट स्थिति है। धीरे धीरे इस पर नियंत्रण होगा। तो शैक्षिक स्तर, जहाँ तक सड़क की बात है, सड़क के लिए बड़ा मुझे आश्चर्य लगता है कि मैं पूरे देश विदेश घुमा कहा ना, और इसके बाद भी जब मोहद्दीनगढ़ आता हूँ तो मेरा छोटा सा इस बार पोती है, वो कह रही थी कहाँ टूटी फूटी सड़क पे ले आए। 4 साल का बच्चा ये बहुत दर्द का उस समय आलम रहता होगा। और मैं जब बाजार से गुजरता हूँ या क्षेत्र में गुजरता हूँ तो हमारे क्षेत्र का अन्य मामलों में बड़ा विकास हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, नौकरी में हैं। लेकिन जब नीचे देखता हूँ सड़क को, तो जिस तरीके से मोर अपनी खूबसूरती पे नाच तो उठता है, लेकिन नाचते नाचते जब उसकी नज़र अपने ही पैर पे पड़ती है तो वो बेचारा उदास हो जाता है। मेरी भी स्थिति यही होती है कि जब मैं मोहद्दीनगढ़ में रहता हूँ तो ऊपर ऊपर देखते हुए बड़ा खुश होता हूँ कि इतना अच्छा घर बना, इतने अच्छे लोग पढ़े, इतने छात्र हैं, इतने, लेकिन जब नीचे देखता हूँ तो मन उदास हो जाता है कि सड़कें नहीं बन पा रही हैं। और उसमें भी ये मुख्य सड़क पता नहीं ये कब तक है, एवरलास्टिंग स्टोरी जैसा इसकी स्टोरी चल रही है, कब ख़त्म होगी भगवान जाने। तो देखिए वो चीज़ें हैं, लेकिन प्रशासन है लगा हुआ और उसमें होगा, समय आएगा। ये एक और आर्थिक स्थिति में बहुत तरक्की हुई है। आपकी जानकारी में बताऊं, छोटे से मोहिउद्दीन नगर में मेरी अपनी गणना है कि एक समय में मात्र एक सोने चांदी की दुकान होती थी। पिछले दौर में मैं आया था तो मैंने गिना तो 38 सोने चांदी की दुकानें। और जहां सोने चांदी की दुकानों में इतनी वृद्धि हुई तो निश्चित रूप से ये है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी है, आर्थिक संपन्नता का द्योतक है। बिल्कुल द्योतक है। आज यहाँ हर ब्रांड की चीज़ें आपको मोहद्दीनगढ़ में मिल जाती हैं, कपड़े हो, जूते हो, सारे कुछ है। तो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ी तभी तो इस तरीके से लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, इनकम बढ़ा है। तो और क्षेत्रों में हमने किया, लेकिन मोहद्दीनगढ़ थोड़ा सा राजनीतिक कुचक्र का शिकार हो गया। मोहद्दीनगढ़ को वो स्थान नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए था, और न रोड उस हिसाब से इसको सपोर्ट कर रहा है, न यहाँ के शैक्षणिक वातावरण सपोर्ट कर रहा है। आज कोटा क्यों जाते हैं लोग? मुझे तो लगता है कि मिनी कोटा बन गया है हमारा मोहद्दीनगढ़। इतने ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए हैं, अब उनकी स्तर क्या है वो भगवान जाने, लेकिन ये मिनी कोटा है। लोग यहाँ आते हैं कि यहाँ कोचिंग में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके लिए आप जैसे सजग पत्रकारों को, भारत.com को, अन्य जो मीडिया के हैं उनको, प्रिंट मीडिया के उनको, इस पे सामूहिक रूप से जब तक चिंतन मनन और इन चीज़ों को सामने नहीं लाया जाएगा तो जनता में जागरण नहीं हो पाएगा। आज बच्चे को आप भेजते हैं तभी तो कोचिंग जाता है। जी। आप न भेजेंगे कोचिंग तो वो हाई स्कूल जाएगा, लेकिन यहाँ लोग पसंद ये करते हैं कि हाई स्कूल में जाके क्या, वहाँ तो पढ़ लेगा, ये होगा, कोचिंग में जाना चाहिए। और बच्चे भी कहते हैं कि बिना कोचिंग में गए हमसे पढ़ाई होगी ही नहीं। तो गार्जियन बीच में पिस रहा है, न वो स्कूल जा रहा है, वहाँ ट्रेंड टीचर हैं, क्वालिफाइड टीचर हैं, बिना पैसे के पढ़ाते हैं, वहाँ भेजना नहीं चाहता है। और जहाँ कोचिंग में पैसे देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर भी नहीं है, वैसी स्थिति में गार्जियन पिस रहा है और छात्र अपने भविष्य को देख नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मामला है, सामाजिक विमर्श का मामला है, जिस पे बड़े स्तर पे हर क्षेत्र से अगर इस पे ध्यान होगा तो काम। ये एक कवि की पीड़ा है, ये एक साहित्यकार की पीड़ा है, ये श्री ईश्वर करुण जी की पीड़ा है। ये वीडियो अगर हमारे सांसद महोदय या फिर विधायक महोदय के पास पहुंचती है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, आम लोगों की एक अपनी सीमा होती है, एक अपनी परिकल्पना होती है, एक अपना लिमिटेशन होता है, वो उनसे आगे नहीं जा पाते। सड़कें बनाना, शिक्षा के बुनियादी स्तरों में सुधार करना, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, ये सब एक सरकार का कार्य है और आप उन कड़ी से जुड़े हुए हैं। तो विशेषकर मैं आप लोगों से, हमारे सांसद महोदय या फिर विधायक महोदय तक ये वीडियो पहुंच रही है, तो मैं सौरभ जायसवाल और पूरे मोहिउद्दीननगर नामा की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि हमें गौरव करने का वो दिन लौटा दीजिए। उन सड़कों पे भी हमें भी चलने का हक है जब नीट एंड क्लीन पूरी सड़कें हों, शिक्षा का हाल बदहाल ना हो, एक अच्छी स्थिति में हो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जाते जाते कुछ पर्सनल सवाल, आपको सर खाने में क्या पसंद है? अरे मैं ये ख़तरा उठाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे याद है आज से करीब 30 वर्ष पहले मेरा एक इंटरव्यू छपा बॉम्बे में, उसमें यही सवाल पूछा गया था। तो मैंने समझा कि बॉम्बे में बोल रहा हूँ, तो बॉम्बे में मैंने कह दिया कि मेरी पसंद है भाफाता हुआ भात, अरहर की दाल और आलू का चोखा। तो सचमुच ये मेरी पसंद भी है। उसके बाद क्या हुआ कि वो मैं समझा कि वहाँ
कह दिया मैंने, मेरी चीज़ें हैं, ठीक है। घर में आया करीब 10 दिन बाद, तो मेरे सामने वैसे ही भफाता हुआ भात, अरहर की दाल और चोखा मिला, तो बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि चलो मेरे पसंद की चीज़ मिली। दूसरे दिन फिर वही मिला, उस दिन रात में भी यही मिला। तो मेरा माथा ठनका कि क्या बात है, ये मिल रहा है। और ये मुझे पता नहीं था कि मेरी श्रीमती जी और मेरे बच्चे मेरा वो इंटरव्यू पढ़ चुके हैं। अच्छा। लगातार जब मुझे 5 दिनों तक यही खिलाया गया, तो मैंने हाथ जोड़ लिया कि माफ़ करो भैया। तो उन्होंने कहा क्या कि और बोलिए कि हमारी पसंद का भोजन ये है, यही अब खिलाएंगे आपको। तो आपके माध्यम से अगर भी मैं कुछ बोलूं और ये लोग सुनेंगे, मालूम हुआ कि मुझे रोज़ वही खिलाएंगे सुबह से शाम तक, तो फिर मेरी स्थिति होगी। वैसे मैं बिल्कुल खाने में आज भी मेरी पसंद ये है, थोड़ी सी वक्त के हिसाब से पसंद बदली है कि गेहूं की गर्मा गर्म रोटी तवे पर उतरे कड़क, थोड़ा सा उसमें घी हो 1-2 बूंद, और कोई भी अच्छी सी भुजिया, चाहे वो परवल की हो चाहे आलू की हो, मेरे लिए आज भी सबसे अति प्रिय भोजन है। मैं इसको गर्मा गर्म पसंद करता हूँ। नए ज़माने के कवि, गीतकार, अगर ईश्वर करुण की नज़रों से देखा जाए तो किन्हें मानते हैं आपके प्रिय, आपके फेवरेट? देखिए, नए पीढ़ी में बहुत सारे नए लोग आए हैं जो मीडिया में छन के नहीं आ पाए हैं, लेकिन देश के स्तर पे कुछ जो अच्छे रचनाकार आए हैं उनको मैं भी पढ़ता हूँ, जिनमें कुछ नाम आकर्षित करते हैं। अवनीश त्रिपाठी हैं, जिसमें राहुल शिवाय हैं, जिसमें कहिए कि शेखर सावंत हैं, जिसमें हमारे मित्र हैं, हरि हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग राष्ट्रीय स्तर पे हैं, और उन सबको कहिए कि आने वाली पीढ़ी में, लेकिन एक समस्या ये हो गई है आज में, ये ख़ास करके मीडिया और फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़माने ने ये बड़ा मुश्किल कर दिया है कि व्यक्ति जो लिख रहा है वो उसकी अपनी चीज़ है या वो कहीं से मार लिया। तो ये एक बड़ी विकट स्थिति है। लेकिन इस दौर में भी बहुत सारी चीज़ें नई अच्छी आ रही हैं, और लेकिन इतने अनुपात में आ रही हैं कि अभी उनको जो समीक्षक हैं वो बहुत कम कर पाते हैं। लेकिन मैं प्रशंसक हूँ बुद्धिनाथ मिश्र जी का। कुछ मामले में मैं कवि के रूप में तो उतना प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन उनके अन्य ज्ञान के रूप में और उनके व्याख्यानों के रूप में कुमार विश्वास को भी पसंद करता हूँ। हमारे विनीत चौहान हैं जो वीर रस में बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हमारा नवीन कुमार सिंह बहुत अच्छा वीर रस में लिख रहे हैं। विष्णु सक्सेना जी के गीत बहुत अच्छे हैं। सरिता सागर जी हैं। तो देश के जो बड़े स्तर के जितने भी लगभग कवि हैं उनसे मिलने का सौभाग्य मिला है। कुछ तो सिर्फ मंच के कवि हैं, लेकिन कुछ जो है उनके साहित्य भी, उनमें बहुत ही गंभीर साहित्य है, बहुत अच्छा साहित्य है। जैसे नीरज वगैरह थे जो मंच के भी सुपरहिट थे और साहित्य के भी सुपरहिट थे। ऐसे लोग में कम लोग हैं, लेकिन हैं और बड़ी संख्या में। कहते हैं एक कवि के ऊपर और एक गीतकार के ऊपर, एक साहित्यकार के ऊपर गीतों का बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आपके ज़माने में देखा जाए तो आपके ज़माने में मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी और किशोर कुमार जी, तीनों में आपके फेवरेट सिंगर कौन? और जिनका भी आप हमारे दर्शकों को 2 लाइन, जो भी आपके फेवरेट सिंगर हो, 2 लाइन अगर आप गा के सुनाए तो ये साक्षात्कार मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। देखिए, मुझे उस समय भी और अभी भी मुकेश बहुत पसंद थे। मुकेश के बाद मैं मानता था किशोरदा को, और किशोरदा के बाद जाहिर है कि मोहम्मद रफ़ी तो पूरे देश के लिए थे। मुकेश जी की कुछ चीज़ें बड़ी पसंद रही, क्योंकि गीतों का जो रेंज है, हर चाहे वो करुणा का हो, प्यार का हो, वो श्रृंगार का हो, उसमें सबसे बड़ा रेंज अगर किसी ने कवर किया तो मेरी नज़र में मुकेश। और सबसे बड़ी चीज़ रही कि मुकेश का बेस वॉइस इतना अच्छा था कि कई बार तो ये लगता नहीं था कि यह व्यक्ति इतनी ऊंचाई वाले तान को गा लेगा, लेकिन बहुत प्यार से वो गा लेते थे। दूसरे स्थान पे किशोरदा है कि कुछ गीत ऐसे उन्होंने गाए हैं जो अद्भुत गीत हैं, वो दूसरे गायक नहीं गा सकते हैं। और मोहम्मद रफ़ी तो सर्वकालिक रहे हैं। तो मैं मुकेश जी की एक बड़ी ये अच्छी रचना है, और मेरे मित्र हैं जिन्होंने इसको लिखा भी है, उनके साथ भी मुझे कविता पढ़ने का अवसर मिला। तो वो आपको मैं बताना चाहूँगा। संतोषानंद जी का ये है कि जिंदगी की न पूछो लरी, प्यार कर लो घड़ी तो घड़ी। तो ये जो
प्यार करने की घड़ी दो घड़ी की बात थी, बहुत सुंदर ढंग से मुकेश जी ने गाया और उतना ही सुंदर लिखा गया। तो ये मेरे पसंद वाले गीतों में से एक है। ऐसे और भी कई चीज़ें हैं, खास करके मैं गज़लें पसंद करता हूँ, तो गज़लों में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ये गज़लें सफ़र चल रहा है मोहिउद्दीन नगर नामा। सर, आपकी नज़रों से मोहिउद्दीन नगर नामा में अगले मेहमान कौन? तो देखिए, अगले मेहमान कौन होंगे ये तो डायरेक्टर को तय करना पड़ता है। फिर भी सर, आपकी नज़रों से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि श्रृंखलाएं तो बहुत बड़ी है, मुझे एक एक कर सबों के पास पहुँचना है और उनको कवर करना है। और मैं मोहिउद्दीन नगर वासियों के लिए भी बता दूँ कि हमारा ये सफ़र है मोहिउद्दीन नगर वासियों के लिए, ये मोहिउद्दीन नगर नामा। और जैसे ये चक्र पूरा होता है, हमारी पूरी कोशिश होगी धमौन नामा, समस्तीपुर नामा, पटोरी नामा इस तरीके से करने की। और कहाँ तक मैं कामयाब हो पाता हूँ ये फिर आगे दर्शकगण और श्रोतागण बताएंगे। लेकिन आपकी नज़रों से अगली कड़ी मोहिउद्दीन नगर में अगला मेहमान कौन? देखिए, मैंने तो फिर कहा कि मैंने सीरियल में भी काम किया, फिल्मों के लिए भी किया, तो निर्देशक की ही सब छूट होती है। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कुछ नाम। जैसे मेरी नज़र में एक साहित्य तो है ही, साहित्य के साथ साथ आपकी जानकारी में हो कि हमारे यहाँ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कुछ लोग राष्ट्रीय स्तर पे बहुत चमके हैं और बड़ा नाम उनका रहा है। हमारे शिवरा के एक बड़े हैं नामी पत्रकार जो जागरण के हेड हैं अभी, और उनके अलावे भी दो अखबार दैनिक हमारे क्षेत्र से बहुत दिनों से निकल रहा है। एक है प्रातः किरण, उसके देवन राय जी हैं। दूसरी है हमारे हिमांशु शेखर हैं जो युवा शक्ति दैनिक निकाल रहे हैं। तो पत्रकार के मामले में वो हैं। उसके बाद साहित्य के मामले में हमारे हरि जी हैं अभी, जो उनका भी काफ़ी उनकी पुस्तकें आई हैं, उनके लिए भी हो। और इस तरह से कई लोग हैं युवा नेता में, कुछ नेता जिन्होंने पूरे लोगों को आकर्षित किया है। उसमें कहिए कि नई पीढ़ी जो आई है उसमें हमारे विधायक हैं, राजेश सिंह जी हैं। उसके बाद कहिए राज कपूर सिंह जी हैं। इधर कहिए कि एजाज यादव जी ही हमारी क्षेत्र की हैं। ये सब भी इनका योगदान है। और इनके साथ साथ कहिए कि अन्य स्तरों पे आलोक यादव हैं, तो फिर आलोक यादव है, अविनाश झा, ये नई पौध है नई पीढ़ी में जो कर रहे हैं। और फिर सौरभ का भी होना चाहिए, भले वो इसके लिए है, तो सौरभ जो सांस्कृतिक क्षेत्र में है उनका होना चाहिए। फिर कुछ लोगों ने गीत वगैरह के क्षेत्र में भी यहाँ काफ़ी नाम किया है राष्ट्रीय स्तर पे, उनकी भी ये है। और कुछ तकनीकी रूप में से एक विनीत चौहान वगैरह हैं जो पेरी के हैं, उनका भी होना चाहिए। तो इस तरीके से लगभग मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में करीब 30-35 युवा पूरे देश के स्तर पे काम कर रहे हैं। उनका भी अगर मोहिउद्दीन नामा में होता है तो बड़ा अच्छा। इसके साथ साथ व्यवसायियों में भी होना चाहिए। बहुत एकदम नई उम्र के व्यवसायी हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी सफलता अर्जित की है, बहुत, हाँ, और वो बड़े सफल हैं। तो उन लोगों को भी, उनमें जैसे हमारे पेट्रोल पंप वाले हैं, भूषण जी हैं, डॉक्टर भूषण हैं, डॉक्टर भी हैं, ये हैं, बिजनेसमैन हैं। और भी हमारे काफ़ी बॉम्बे डाइंग के हमारे कौशल किशोर जी हैं, या फिर वो मॉल के हमारे अरविंद जी हैं। तो ये सारे, फिर मधुदाबाद में काफ़ी लोग हैं, तो उन सब का जवाहर राय जी हैं प्रमुख के रूप में। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। कई मुखिया आए हैं, बिल्कुल नए मुखिया आए हैं। और उसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ मुखिया के रूप में जो महिलाएं चुन के आई हैं, तो कुछ तो अपने पति के बैसाखी को लेकर चल रही हैं, लेकिन कुछ को खुद उनमें है अंदर में, लेकिन वो नहीं आया है आगे। तो ऐसे जो चुन के आए हैं प्रतिनिधि, उनमें प्रतिभा है, उनको भी आप सामने लाइए। वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मोहिउद्दीन नगर सफ़रनामा, मोहिउद्दीन नगर नामा की गाड़ी चल पड़ी है। अब यह गाड़ी आपके घर भी आकर रुक सकती है। अपना प्यार दीजिएगा, दुआ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने जान पहचान के लोगों में वीडियो पहुंचाइएगा। सर, आप, मैं भी ये अपील करना चाहूँगा कि कहा जाता है कि शुभ काम में जो आगे हो, तो मेरी शुरुआत है, और मेरी शुरुआत अगर अच्छी तरह से हो तो मेरी भी अपील है कि आप ज़रूर अधिक से अधिक देखिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और ये वीडियो और भी आगे बढ़े इसके लिए प्रयास कीजिए, ताकि लगे कि हाँ, हमने जिसको लेके जतरा बनाया तो जतरा अच्छा बना। ये नहीं हो कि ये यहीं पे रुक जाए। ये अपील मेरे लिए भी, खास के मेरे लिए। जाते जाते सर, आपके 2 शब्द मेरे प्रति, सौरभ जायसवाल के प्रति। देखिए, सौरभ जायसवाल हमारे हिसाब से नई पीढ़ी में जो हम ये कहें कि बहुत ही प्रसिद्ध फिल्मकार है। मैं फिल्मकार शब्द ही करूँगा।
इस व्यक्ति में सिनेमेटोग्राफी की पकड़ है, इस व्यक्ति में डायलॉग्स कहाँ कैसे बोले जाएं वो पकड़ है, इस व्यक्ति में बैकग्राउंड कहाँ कैसे हो वो पकड़ है, स्क्रिप्ट से लेकर के एक्टिंग से लेकर के और विषय वस्तु का चयन तक, इन सारी चीज़ों में यह, और इसलिए मैं सौरभ का फ़ैन हूँ। सौरभ को मैं देखा भी नहीं था, जैसे इन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा था। इन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था, क्लियर कंसेप्ट। देखिए आज भी हमारे आपके बीच जो सबसे बड़ी समस्या है, पढ़ाई में तो है ही, अन्य जगहों में भी है कि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। कई बार हम अपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें बड़ी कठिनाई होती है। इस व्यक्ति ने अपने छात्रों के लिए सबसे पहला यही नाम भी रखा और इनका यही प्रयास होता था कि भाई आपका कहीं कोई जो कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि आप लक्ष्य की ओर बिना किसी हिचक के आगे बढ़ें। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए एक व्यक्ति के रूप में, एक छोटे से गांव कहिए सिमई सिंहपुर में, जहाँ के लोग ये कहते हैं कि नचनिया गजनिया भाई या बजाने वाला है, वो ऐसे जगह से अगर एक व्यक्ति निकले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी छोटी छोटी लघु फिल्में, अन्य चीज़ें लोकप्रिय हो, जो आज वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर हो हमारे क्षेत्र का, जिसके पेज पे हजारों आदमी आते हो, तो ये चीज़ें कई बार तो लोगों को अब पता चलता होगा कि सौरभ करैत कथी रही या कहाँ से पैसा कमबैत रही। तो ये सब देखते हुए मैं निश्चित रूप से इस युवा प्रतिभा को बहुत आशीर्वाद देता हूँ, और इस तरह से हम लोगों की मुलाकात हुई। अच्छे लोगों का मिलना ज़रूरी होता है, भले अच्छे लोग कम हो। तो मैं सौरभ आपको आशीर्वाद देता हूँ, और आप इसको बनाए रखिए, बरकरार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपके शब्द मेरे लिए आशीर्वाद से कम नहीं है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सर को निराश नहीं करूँ। आप सब लोगों का प्यार, आशीर्वाद और दुआओं की ज़रूरत है। बाकी सर को आपके लंबे स्वास्थ्य जीवन की कामना, और आप हमारे चैनल पे आए, मोहिउद्दीन नगरनामा की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, ढेर सारी आपके दीर्घायु जीवन की शुभकामना, मंगल कामना। धन्यवाद।